जो सारे सब्जेक्ट्स में बेहतर होगा वो ही गोवा के ट्रिप में जाएगा। ये था चैलेंज अर्नव के सामने, जो इंग्लिश और केमिस्ट्री में तो बहुत बेहतर था, लेकिन मैथ्स में उसको कुछ समझ में नहीं आता था और फिजिक्स उसका दिमाग खा जाती थी। लेकिन गोवा जाना उसका ड्रीम था और उसके स्कूल में उसकी क्लास के जो क्लास ए यानी सेक्शन ए के जो बेहतरीन बच्चे होते थे, उनको हर साल स्कूल में कहीं ना कहीं ट्रिप पे लेके जाते थे और इस बार गोवा लेके जा रहे थे। और सेक्शन ए में वो बच्चे पहुंचते थे जो हर सब्जेक्ट में बेहतर होते थे, एक प्रकार से टॉपर होते थे। तो अब अर्नव के पास एक चैलेंज था, उसको सेक्शन डी से सेक्शन ए जाना था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उसी की क्लास यानी सेक्शन डी का एक और बच्चा कबीर, जो कि सेक्शन डी का टॉपर था, उसको भी सेक्शन ए में जाना था। अब सीट सिर्फ एक थी लेकिन कॉम्पिटिटर दो। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि कबीर अर्नव से कहीं ज्यादा बेहतर था, इसलिए वो क्लास का टॉपर था। लेकिन अर्नव ने कुछ ऐसी चीजों को फॉलो किया जिसने सारा गेम पलट दिया। क्या थी वो चीजें और कैसे अर्नव ने अपने सारे सब्जेक्ट्स को मास्टर किया, इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज ऐसी बहुत सारी और वीडियोस चैनल पे आपके लिए लेके आते रहते हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे कि अर्नव ने सेक्शन डी से सेक्शन ए पे छलांग कैसे मारी। अर्नव के सामने कुछ रोड ब्लॉक्स यानी कि रुकावटें थी, जो कि आप सबके सामने भी हैं। पहला जो कि था माइंडसेट, दूसरा उसके पास वही प्लान था जो बाकी सारे एवरेज बच्चों के पास होता, जो बाकी सब फॉलो करते हैं। तीसरा उसके क्लास का टॉपर उससे बेहतर मेहनत कर रहा था, उससे ज्यादा मेहनत कर रहा था। चौथा 99% बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं और ये आगे बताऊंगा क्या है वो बात। अब एक एक रुकावट को, रोड ब्लॉक को अर्नव ने कैसे ओवरकम किया, आओ इस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला रोड ब्लॉक था माइंडसेट। अर्नव और उसकी कहानी इंडिया के हर बच्चे की कहानी है। उसके सामने टेबल पे किताबों का पहाड़ था और मन के अंदर स्ट्रेस का समंदर। जब भी उसके सामने मैथ्स का, फिजिक्स का कोई भी टफ सवाल आता, उसके अंदर से एक आवाज खुद ब खुद निकलती, यार ये तो बहुत टफ है, ये मुझसे होगा ही नहीं। ये एक फिक्स्ड माइंडसेट है जो हर एक एवरेज बच्चे के मन में होता है और देखते देखते वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पीछे होता रहता है। आपने भी बहुत बार सवालों को देख के ऐसा सोचा होगा, अगर सोचा है तो कमेंट सेक्शन पे अभी लिखिए आई रिलेट। लेकिन इस बार अर्नव के पास ये वाली बात सोचने का ऑप्शन ही नहीं था, तो उसने क्या किया, वो जल्द ही गया अपने टीचर के पास और उसने ये वाली प्रॉब्लम अपने टीचर के साथ शेयर की और उनके टीचर ने उनको येट माइंडसेट के बारे में बताया। उनके टीचर ने कहा कि जब भी कोई सवाल देखो तो ये मत बोलो कि आई कांट डू दिस, बल्कि बोलो आई कांट डू दिस येट। अब मान लो मैथ्स के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल पे आप फंस गए और आप नहीं बना पा रहे। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं इसे बना नहीं सकता, आपको ये बोलना है कि मैं इसे अभी नहीं बना सकता। इससे आपका माइंडसेट बदलेगा और आप अपने आप को इस चीज के लिए ट्रेन करोगे कि मुझे अभी और मेहनत करनी है। वो मेहनत कैसे करनी है बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले माइंडसेट को बदलो। इसके लिए कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होंगे। सवाल को समझो, नहीं समझ पा रहे हो तो एक और ट्राई दो, एक बारी में हार मत मानो। ऑल्टरनेटिव अप्रोच को ढूंढो। अगर आप लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे तो फॉर्मूला लगाओ, लेकिन हार मत मानो। इस छोटे से माइंडसेट के बदलाव ने अर्नव के इस रोड ब्लॉक को खत्म कर दिया। लेकिन सिर्फ एक रोड ब्लॉक को हटाने से उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो चलते हैं सेकंड रोड ब्लॉक पे, जो है टॉपर्स अप्रोच। अब येट माइंडसेट से उसने अपनी एक प्रॉब्लम तो दूर कर ली, लेकिन कबीर अभी भी उससे आगे था। अब अगर अर्नव को कबीर से बेहतर बनना था तो उसे कहीं ना कहीं स्टैंड आउट होना होगा। इसके लिए उसने दिमाग लगाया। उसने सोचा कि टॉपर्स ऐसा क्या अलग करते होंगे जो मुझे भी करना चाहिए। अब सेक्शन ए में उसकी एक फ्रेंड थी रिया, जिससे वो बाकी सारी बातें तो करता था लेकिन पढ़ाई की बातें कभी नहीं की। लेकिन अब उसकी लाइफ में एक गोल था जिसकी वजह से उसने एक्चुअली में रिया यानी टॉपर की बात को समझा, उसकी अप्रोच को समझना शुरू किया। तो उसने रिया से एक सिंपल सा सवाल पूछा कि तुम ये सब मैनेज कैसे कर लेती हो। और जो रिया ने आंसर दिया वो कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं था, एक सिंपल सा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क था। उसने देखा कि रिया का पढ़ाई की तरफ अप्रोच बहुत ही डिफरेंट है। सबसे पहला कि रिया बहुत चिल है, वो कभी भी पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं लेती है। सेकंड बात जो उसने रिया से सीखी वो ये था कि हार्ड वर्क करने से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क करना। हर एक सब्जेक्ट अलग है और उस पे अपनी पकड़ बनाने के लिए अप्रोच भी, प्लान्स भी अलग होने चाहिए। रिया ने अर्नव को सब्जेक्ट वाइज कोड बताया जो कि उसकी क्लास का टॉपर यानी कबीर भी नहीं जानता था। अब
अब ये सब्जेक्ट वाइज कोड क्या है, आओ जरा इसको समझें, जो कि एक्चुअली हमारा रोड ब्लॉक 3 भी है जिसको हम दूर करने वाले हैं। मैथ्स और फिजिक्स के लिए होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोड। अब ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये मेमोरी टेस्ट नहीं है, इनमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो हर एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कम से कम 10 सवाल करो। किसी किसी चैप्टर में हो सकता है 10 फॉर्मूले हो तो आपको 100 सवाल बनाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा। अब उन 10 सवालों में से 5 सवाल एनसीईआरटी लेवल के और 5 सवाल थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होना बहुत जरूरी है। यह है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। बायोलॉजी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के लिए आता है स्टोरी टेलिंग कोड। अब ऐसे सब्जेक्ट जिनमें रटना ज्यादा होता है और जब आप रटते हो सिर्फ तो आप कहीं ना कहीं चीजें भूल जाते हो, तो क्यों ना कहानी के फॉर्म में पढ़ो। जैसे हिस्ट्री में मान लो कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो क्यों ना उसको एक मूवी की तरह इमेजिन करो। आप सभी ने किसी ना किसी हिस्ट्री के इवेंट के ऊपर कोई ना कोई मूवी जरूर देखी होगी, चाहे वो मोहनजोदारो हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो जलियांवाला बाग के ऊपर क्यों ना हो। जब आप मूवी देख के आते हो तो कहीं ना कहीं आपको चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं और याद रह जाती हैं। तो क्यों ना हर एक सब्जेक्ट को ऐसे स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में पढ़ा जाए। अगर आप खुद से अपने दिमाग में बायोलॉजी की या फिर किसी भी हिस्ट्री के या कोई भी और सब्जेक्ट की स्टोरी टेलिंग नहीं बना सकते तो यकीन मानो चैट जीपीटी पे बस प्रॉम्प्ट देके देखो कि इस टॉपिक को स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में बताओ, वो आपको पूरी स्टोरी बता देगा। नहीं तो गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे चैनल्स ने बहुत अलग अलग तरीके से स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में किसी किसी टॉपिक को समझाया हुआ है, तो वहां से भी हेल्प ले सकते हो। अब अगर बात करें केमिस्ट्री की तो लैंग्वेज एंड लॉजिक कोड को फॉलो करो। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री को तो मैथ्स की तरह ही ट्रीट करो, बिकॉज 11th 12th में मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड ही हैं। बाकी सब में जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज आ रही है, उनमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो। एक्सेप्शनल केसेस को रटो मत, उनके पीछे का रीजन जानो। भले वो सिलेबस से बाहर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप उनके पीछे के लॉजिक जानने की कोशिश करो। टीचर से पूछो, वो नहीं पता तो इंटरनेट पर ढूंढो, लेकिन लॉजिक ढूंढ के अगर चीजों को याद करोगे तो लंबे समय तक रहेगा। इंग्लिश और लिटरेचर के लिए आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन कोड का इस्तेमाल करो। देखो यहाँ पे बात सिर्फ ग्रामर की नहीं है। जब आप कोई राइटिंग सेक्शन कर रहे होते हो या फिर कोई रीडिंग सेक्शन कर रहे होते हो या फिर इवन अगर आप लिटरेचर का भी कोई आंसर कर रहे हो तो आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और मैंने बहुत सारे बच्चे जिनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है और वहीं पे वो मार्क्स स्कोर कर जाते हैं, नोटिस किया है कि वो सब बच्चे कहीं ना कहीं खाली टाइम में भले ही रोज 30 मिनट ही सही लेकिन नॉवल जरूर पढ़ते हैं, अखबार जरूर पढ़ते हैं। और इमेजिन करो अगर आप नॉवल पढ़ रहे हो, कोई अखबार पढ़ रहे हो और आपको कोई वर्ड देखने को मिलता है जो आपको पहले नहीं पता था, आपने डिक्शनरी में उसका मतलब ढूंढा और वो वर्ड कहीं ना कहीं आपको याद हो गया और वही वर्ड अगर आपने आंसर्स में उतारोगे तो कितना अच्छा इंपैक्ट होगा। ये एक दिन की जर्नी नहीं है, अपनी लाइफ में इसको एज अ हैबिट इंट्रोड्यूस करो। रोज 30 मिनट नॉवल, अखबार या कोई भी चीज उस भाषा में पढ़ो जिसका पेपर देने वाले हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। इस चीज को और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, तो आप लोग क्या करो, हफ्ते में 2 दिन या एटलीस्ट 1 दिन अपने आपको कोई भी एक रैंडम टॉपिक दो। लेट अस से सोशल मीडिया, यूट्यूब, ऑनलाइन एजुकेशन, ये कैमरा, ये माइक, कुछ भी दे दो और उसके ऊपर एट लीस्ट एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ लिखो और जो वर्ड्स आपने बहुत नए इस्तेमाल किए उन्हें मार्क करो। और पूरा पैराग्राफ में अगर आपने कोई भी नए वर्ड इस्तेमाल नहीं किए हैं तो कोशिश करो कि जिन वर्ड्स को आपने लिखा है डिक्शनरी में जाओ, यूट्यूब पे जाओ, अगेन चैट जीपीटी पे जाओ और देखो क्या मैं इसका कोई और मुश्किल वर्ड, कोई वोकैबुलरी यूज कर सकता हूं, बिकॉज आप सब जानते हैं ऐसे वर्ड्स ही आपको राइटिंग सेक्शन में मार्क्स दिलवाने वाले हैं। अब अर्नव के पास माइंडसेट भी क्लियर हो गया, उसके पास क्लियर अप्रोच भी थी, लेकिन एक चीज जो उसके सामने बहुत बड़े पहाड़ की तरह खड़ी थी, जो कि 99% बच्चों के सामने खड़ी होती है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस, या आप इसे कोई भी नाम दे दो। हम सब के पास पता नहीं क्यों रात को नेटफ्लिक्स चलाने के लिए या फिर इंटरनेट पे कुछ और स्क्रॉलिंग करने के लिए या गेम खेलने के लिए तो टाइम है, लेकिन वहीं पर जब पढ़ाई की बात आती है तो हम सब कहते हैं कि कल कर लेंगे। और एक क्रेजी बात यह है कि जो रिया और कबीर जैसे टॉपर थे वो बस इस ट्रैप से बाहर थे। वो एक सिंपल सा रूल फॉलो करते थे और अर्नव ने भी अपने जीवन में उसे फॉलो करना शुरू किया। बहुत सिंपल सा, द 2 मिनट रूल, जो कि एटॉमिक हैबिट नाम की एक किताब से निकला गया कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी काम करने का मन ना हो तो बस अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं ये वाला काम बस 2 मिनट के लिए करूंगा। लेट्स से मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं 2 मिनट मैथ्स पढ़ूंगा, उसमें चाहे मैं आधा, 1 या 2 सवाल सॉल्व करूं, लेकिन सिर्फ 2 मिनट टाइमर लगा के 120 सेकंड उस काम को जरूर करूंगा। बस इतना कर लो। ऐसा करने से आपका जो ब्रेन है वो ट्रिक हो जाता है, उसको एक मोमेंटम मिल जाता है। और कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने
ने 2 मिनट रूल को फॉलो करने के लिए बोला कि मैं 2 मिनट पढ़ाई करूंगा और आधा घंटा 45 मिनट तक पढ़ते ही रहे, क्योंकि एक मोमेंटम गेन हो गया। और सच बताऊं, इससे आप ये भी सीखोगे कि बड़े बड़े काम को कैसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, और यही काम एक्चुअली में टॉपर्स भी करते हैं। अब बात रही अर्नव की, तो अर्नव ने भी यही सब किया। उसने अपना माइंड सेट क्लियर किया, लोगों से हेल्प मांगी, कंसिस्टेंसी पे काम किया, अपने आप से प्रोमिसेस किए और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की। तभी वो कबीर को बीट कर पाया और सेक्शन डी से सेक्शन ए का सफर तय कर पाया और गोवा के ट्रिप का पार्ट भी बना। तो आप भी ये सब चीजें करके टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हो। बाकी इस वीडियो में एक बात को एक नए तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए मिलते रहेंगे। शुक्रिया।